everyone. To boost up your preparation for the prelims exam, we here at the Team Civil Panda has decided to launch MCQ series on our YouTube channel. In that series, I am going to solve MCQ on history. So now from today onwards, we are going to start our history MCQ series. We will be solving this MCQs topic wise topics in a chronology. So we will start it by ancient history. Today's topics are Indus Valley Civilization and Vedic Civilization. So now let us start the MCQs. So the first question is, with reference to drainage in IVC, which of the following statement is correct? As you all know, drainage was a significant feature. It was very important feature of the Indus Valley civilization. It was predominantly an urban civilization in which town planning played an important role. So drainage was also very important feature of the Indus Valley civilization. So our first question is with reference to the drainage only. So with reference to drainage in IVC, which of the following statement is incorrect? ड्रेनेज को लेकर इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि गलत है? देखिए, ड्रेनेज इंडिकेट्स टाउन प्लानिंग. ड्रेनेज टाउन प्लानिंग का एक इंटीग्रल पार्ट होता है, ये बिल्कुल सही बात है. ड्रेनेज सही में किसका पार्ट होता है? टाउन प्लानिंग का. आज भी जब मॉडर्न टाउन प्लानिंग होती है तो उसमें ड्रेनेज को सबसे पहले डिस्कस किया जाता है कि उस सिटी का या उस कॉलोनी का ड्रेनेज कैसा रहने वाला है. मेन ड्रेन वाज कवर्ड बाय ब्रिक्स. जो मेन ड्रेन होता था वो ब्रिक्स से कवर्ड होता था, बिल्कुल सही है ये भी. धोलावीरा हैड मोस्ट यूनिक ड्रेनेज सिस्टम, ये भी बिल्कुल सही बात है कि जो धोलावीरा था उसका जो हमको ड्रेनेज सिस्टम मिला है वो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही सिग्निफिकेंट है पूरी सिविलाइजेशन में. लास्ट ऑप्शन है मोहनजोदारो हैड द मोस्ट यूनिक अंडरग्राउंड ड्रेनेज. तो यही वो आंसर है जो इस क्वेश्चन का है, क्योंकि वो पूछ रहा है इनमें से इनकरेक्ट क्या है, और इनकरेक्ट यही है कि मोहनजोदारो हैड द मोस्ट यूनिक अंडरग्राउंड ड्रेनेज. अंडरग्राउंड ड्रेनेज जो सबसे मोस्ट यूनिक था वो था लोथल का. ठीक है, तो देखिए समझते हैं थोड़ा सा टाउन प्लानिंग और ड्रेनेज कैसा रहता था आईवीसी का. इससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे. इस क्वेश्चन के अपन एक्सप्लेनेशन से देख सकते हैं कि किस तरह की टाउन प्लानिंग एक्चुअली में उनकी होती थी. देखिए, एक मेन स्ट्रीट होता था जो होता था 66 फीट का. इसको जो सब बेस थी, जो दूसरे रास्ते इसको आकर के जोड़ते थे, वो होते थे जनरली 33 फीट के. तो ये जोड़ते थे एक दूसरे को, ये जोड़ते थे एक 90 डिग्री के एंगल पे. तो उनकी टाउन प्लानिंग में हमको मोस्ट ऑफ द साइट्स में जो चीजें दिखी हैं वो इसी तरीके की देखने को. जो स्ट्रीट के बगल में ये जगह होती थी, यहाँ पर होते थे उनके घर, जो जनरली क्या होते थे, डबल स्टोरेड होते थे. डबल स्टोरेड ये घर होते थे ज्यादातर. इन सभी का ड्रेनेज कनेक्ट होता था स्ट्रीट के एंडिंग में जाकर के. एक उन्होंने होल टाइप का ऐसा बनाया हुआ होता था, वहां पर जाकर के पूरा ड्रेनेज कनेक्ट होता था. इसी को बोला जाता था सेकेंडरी ड्रेनेज. और इस सेकेंडरी ड्रेनेज को कवर किया जाता था ब्रिक्स से. ब्रिक्स से, पत्तों से इसको क्या कर दिया जाता था, कवर कर दिया जाता था. तो ये बहुत सारे जो ड्रेनेज थे, इन सबको आखिरकार कनेक्ट किया जाता था एक प्राइमरी ड्रेनेज से, जो जनरली क्या होती थी, कोई रिवर वगैरह या कोई वाटर बॉडी होती थी. तो इस तरह की इनकी टाउन प्लानिंग हमको देखने को मिलती है. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है द सोशल सिस्टम ऑफ हड़प्पन्स वर. हड़प्पन्स का सोशल सिस्टम कैसा रहा होगा? देखिए, हड़प्पन्स के बारे में हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं या जो भी चीजें पढ़ते हैं अभी तक, वो क्या है, वो एक तरीके से अगर हम कहें तो इमेजिनेशन है. हमने वो कंस्ट्रक्ट किया है वेरियस चीज पे, लेकिन पिक्चर अभी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस पर एक तरीके से अनुमान लगाते हैं कई चीजों का. परसेप्शन पे बहुत सारी चीजें वो चलती है. तो हम बहुत क्लियरली नहीं कह सकते कि 100% यही था, लेकिन एक वो कह सकते हैं कि प्रीडोमिनेंट या डोमिनेंट फीचर उस सिविलाइजेशन का ये था. तो देखिए, पहला कह रहा है कि फेयरली इगैलिटेरियन, वो एक इगैलिटेरियन सोसाइटी थी. ठीक है, स्लेव लेबर बेस्ड, इसके हमको कोई ऑप्शन नहीं मिलते. वर्णा वेस्ट सिस्टम कहाँ से शुरू होगा? जब वैदिक आर्यंस इंडिया में आते हैं. ठीक है, कास्ट वेस्ट, कास्ट तो और भी बहुत ज्यादा बाद में जाकर डेवलप होती है. वर्णा से ही क्या बन जाता है आगे? कास्ट सिस्टम. ठीक है, तो इस उसमें अगर हम एलिमिनेशन वो लगाएं टेक्निक, तो यहाँ पर हमको आंसर मिलेगा फेयरली इगैलिटेरियन. ठीक है, जो हड़प्पन की सोसाइटी थी वो क्या थी? फेयरली इगैलिटेरियन थी, क्योंकि एज सच हमको किसी डिवीजन का उस पूरी सोसाइटी में पता नहीं चलता है. चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ओनली इंडस साइड विथ आर्टिफिशियल डॉकयार्ड. देखिए, ये काफी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बहुत ही सिग्निफिकेंट फीचर है. जब भी हम लोथल साइड पढ़ते हैं, लोथल,
तो उसमें हमेशा किसी भी बुक में आप पढ़िए या कहीं भी आप देखिए तो आपको सबसे पहले जो लाइन मिलेगी वो यही मिलेगी कि ओनली इंडस्ट्राइड विद आर्टिफिशियल डॉकयार्ड। तो आर्टिफिशियल डॉकयार्ड जो मिलता है वो मिलता है लोथल में। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। लोथल जो सिचुएटेड है वो है गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, ये भी पूछ लेता है कई बार कि लोथल कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वो भोगवा नदी। ठीक है, तो भोगवा नदी के किनारे जो लोथल बसा हुआ है वो इंडस साइड का क्या था? आर्टिफिशियल डॉकयार्ड था। यहाँ पर हमको कई सारी सील्स मिली हैं जिन पे किसका इम्प्रिंट मिलता है? शिप्स वगैरह का इम्प्रिंट हमको देखने को मिलता है। ठीक है, लोथल ही वो साइड थी जहां से पूरा फॉरेन ट्रेड मेसोपोटामिया वगैरह की सिविलाइजेशन के साथ कैरिड ऑन किया जाता था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देयर आर सिमिलरिटीज बिटवीन द सील्स फाउंड एट मोहनजोदारो एंड, कौन कौन सी सील्स में, किस किस सिविलाइजेशन की सील्स में इंडस वैली वाली सील्स की तरह सिमिलरिटीज देखने को मिलती है? ये क्वेश्चन कह रहा है। देखिए, ये हमने देखा है कि जो फॉरेन ट्रेड था वो बहुत ही एक सिग्निफिकेंट फीचर था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। और वो फॉरेन ट्रेड कैरी ऑन किसके साथ करते थे? वो करते थे जो उस वक्त की उनके टाइम की कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस थी उनके साथ। उसमें भी मेनली किसके साथ? मेसोपोटामिया के साथ। और मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन थी उसी का एक और हम नाम बोल सकते हैं कि क्या थी? सुमेरिया की सिविलाइजेशन, सुमेरियन सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली की अगर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस की बात की जाए तो उसमें मेसोपोटामिया थी, उसमें सुमेरियन सिविलाइजेशन भी थी। देखिए अंतर बस इतना था, एक रिवर यूग्रिस पे थी, एक रिवर टिग्रिस पे थी। ठीक है, इसके अलावा एक चाइना की सिविलाइजेशन थी जो हुआंग हो रिवर के किनारे पे बसी हुई थी। ठीक है, जैसे येलो रिवर भी बोल देते हैं। और एक कौन सी थी? एक इजिप्ट में उस टाइम पे एक सिविलाइजेशन हमको देखने को मिलती थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि कौन कौन सी सील्स में सिमिलरिटीज हमको देखने को मिलती है? मोहनजोदारो में और सुमेरिया की सील्स। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बिटवीन आईबीसी एंड हिंदुइज्म ऑफ टुडे इज प्रूव्ड बाय द वर्शिप ऑफ। ऑर्गेनिक रिलेशनशिप, यहाँ पर और भी आप अच्छे से बोल सकते हैं कि नेचर वर्शिप वाली बात, नेचर वर्शिप वाली। तो नेचर को लेकर के सेंटर ऑफ अफेयर्स में चलना या नेचर को बड़ा मान देना, नेचर को प्रिजर्व करने वाली बात करना, ये आईबीसी को और हिंदुइज्म की किन किन चीजों से, मतलब ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो दिखाती हैं कि जो आईबीसी वाले लोग थे वे भी नेचर के क्या थे? कंजर्व करने वाले थे। और हिंदुइज्म जो आज का है वो भी नेचर को कंजर्व करने वाला है। आज भी आप हिंदुइज्म में कई सारी प्रैक्टिसेस देखते हैं, पेड़ों को वर्शिप करने वाली हो, तुलसी का पौधा लगाने वाली हो, नदियों की पूजा करने वाली हो, है ना, ये सभी क्या है? नेचर के करीब हमको लाती हैं। और आईबीसी में भी ऐसे कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो क्या क्या इनमें से वो चीजें हैं जो ये बताती हैं कि आईबीसी और हिंदुइज्म इन दोनों में क्या है? एक ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है। ठीक है, तो वो दिखाती है। देखिए क्या, देखिए पशुपति पहला ऑप्शन, पशुपति एक बार को दोनों में हो सकते हैं क्योंकि पशुपति ही क्या थे? बात के शिवा। पशुपति लेटर डेवलप्ड इनटू द शिवा। लेकिन इंद्र, इंद्र किसका फीचर है? पूरी तरीके से आर्यंस का। ठीक है, तो ये वाला आंसर क्या होगा? एलिमिनेट हो जाएगा। अगला जो आंसर है वो है स्टोन्स, ट्रीज एंड एनिमल्स। बहुत अच्छा ऑप्शन है। देखो स्टोन, स्टोन वर्शिप आप आज देखिए पूरा, है ना। जो हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज भी कई लोग करते हैं, वो क्या बोलते हैं कि आप पत्थरों को पूजते हैं। ठीक है, लेकिन आईबीसी में भी जो हमको सील्स वगैरह देखने को मिलती है वो क्या थी? वो भी पत्थरों की बनी हुई थी। ठीक है, ट्री वर्शिप, हमको पीपल के पेड़ के वर्शिप होने के क्या मिले हैं? सबूत मिले हैं आईबीसी में। और आज तो आप देखते ही हैं, है ना, बरगद के पेड़ की पूजा होती है, आंवला नवी पे आंवले के पेड़ की पूजा होती है, तुलसी मैंने अभी बोला आपसे। ठीक है, वृंदावन में आपको एक इंटरेस्टिंग वो बताता हूँ कि जो वृंदावन है एक्चुअली में वृंदा का मतलब क्या होता है? तुलसी ही होता है। और जो वृंदावन है उसमें बहुत सारे वन बने हुए थे, किसके? तुलसी के, इसीलिए उसका नाम पड़ा है वृंदावन। ठीक है, ट्रीज, एनिमल वर्शिप, है ना, आपकी नाग पंचमी अभी भी पड़ती है ना। और हमको क्या कहते हैं? नाग की वर्शिप के, सरपेंट वर्शिप के सबूत मिले हैं कहाँ से? आईबीसी से भी। तो इसीलिए इसका आंसर होगा वो यही हो जाएगा। देखिए बाकी के ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। विष्णु एंड लक्ष्मी, पूरी तरीके से इनकी जो मेरी वो इनका वो है, इनकी जो वर्शिप सिस्टम है वो कहाँ से शुरू होता है? गुप्ता पीरियड के आसपास से, जब कंसोर्ट सिस्टम आता है हिंदुइज्म में, तब विष्णु एंड लक्ष्मी की वर्शिप पूरी तरीके से शुरू हो पाती है। शिवा एंड शक्ति अगेन ये भी क्या है? बहुत बाद में जाकर इनकी वर्शिप शुरू होती है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा स्टोन, ट्रीज एंड एनिमल्स। चलिए डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कमर्शियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिखाती है? देखिए पोट्री का एज सच कमर्शियली कोई उसका यूज हमको या इकोनॉमिक उसका कोई यूज हमको नहीं दिखता। पोट्री सिर्फ एक तरीके से टाइम पीरियड और आर्ट और कल्चर दिखाने के लिए काम आती है। सील्स, अभी हमने डिस्कस किया कि जो सील्स होती थी
वही क्या होती थी, देखिए एक तरीके से ये इकोनॉमिक या कमर्शियल पासेस की तरह भी काम करती थी। इसीलिए आईबीसी की जो सील्स है वो मेसोपोटामिया में देखने को मिलती है, और मेसोपोटामिया की जो सील्स है वो हमको आईबीसी में कई साइट्स पे देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सील्स। ठीक है, बोट्स, देखिए बोट्स क्या है, ट्रेड को कैरी ऑन करने के लिए काम तो करती है, लेकिन बिल्कुल क्या है, वो शो करती है कमर्शियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है बोट्स को किसी और पर्पस के लिए यूज लिया गया हो, जरूरी थोड़ी ना है कि इकोनॉमिक और कमर्शियल पर्पस के लिए ही उसको यूज लिया गया हो। हाउसेस भी देखिए सच कोई कमर्शियल या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं लेते, तो इसका आंसर हो जाएगा सील्स। ठीक है, सील्स के बारे में अगर थोड़ा सा डिस्कस करें तो देखिए जो हड़प्पन सील्स होती थी वो होती थी स्क्वायर शेप की, वो ज्यादातर हमको मिली है स्क्वायर शेप, जबकि जो मेसोपोटामियन सील्स होती थी वो हमको मिली है सिलेंड्रिकल शेप। तो यही इन दोनों में क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश हम इस शेप से ही इन दोनों सील्स के बारे में कर सकते हैं कि जो मेसोपोटामिया सील्स थी वो सिलेंड्रिकल शेप की थी, और जो इंडस वैली की हमको वो मिलती हैं वो देवर ऑफ स्क्वायर शेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन एनिमल फाउंड ऑन हड़प्पन सील्स इज। हड़प्पन की सील्स पे मोस्ट कॉमन एनिमल कौन दिखते हैं? अभी हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि वो क्या है, एनिमल्स को भी काफी रेफरेंस देते थे, एनिमल वर्शिप भी वो करते थे। तो कौन से एनिमल्स थे जो मोस्ट प्रोमिनेंट उनके सील्स पे अपीयर होते हैं? देखिए दो एनिमल्स हैं बेसिकली जो उनके यहाँ पर मिलते हैं। एक तो है थोड़ा सा इमेजिनरी एनिमल, है ना, माइथोलॉजिकल एनिमल भी बोल सकते हैं उसको, जिसको आप बोलते हैं यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न जो एक घोड़ा होता है जिसके एक सींग यहाँ बीच में लगा होता है। आपने बचपन में अगर कई टीवी शोज वगैरह देखे होंगे, परियों की कहानियां वगैरह देखी होंगी, तो उनमें ये वाला जो यूनिकॉर्न है ये बार बार क्या होता है, अपीयर होता है। तो ये यूनिकॉर्न कहाँ पे देखने को मिलता है? हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स में भी ये यूनिकॉर्न देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा हमको क्या है, एक हम्ड बुल, एक हम्ड बुल हमको देखने को यहाँ पर मिलता है। ऐसा बुल जिसका क्या निकला हुआ है, हम्प निकला हुआ है, कुबड़ निकला हुआ है, वो हम्ड बुल भी हमको देखने को मिलता है। और इसके अलावा हमको यूनिहॉर्न बुल भी देखने को मिलता है। ठीक है, यूनिहॉर्न बुल भी हमको देखने को मिलता है यहाँ पर। बाकी यूनिहॉर्न बुल से ज्यादा अच्छा ये ऑप्शन यहाँ पर होता है यूनिकॉर्न, ऑप्शन होना चाहिए था, होता है यूनिकॉर्न। हमको सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है सिल पे एनिमल वो क्या है, यूनिकॉर्न। इसका आंसर हो जाएगा यूनिकॉर्न। ठीक है, ऑप्शन और बेटर हो सकता था अगर वो यहाँ पर दे देता कि ए एंड सी, ऐसे अगर पेयर बनाकर अगर वो देता और बोलता ए एंड सी, तो बुल और यूनिकॉर्न दोनों देखने को मिलते हैं, तो फिर वो वहां पर बेस्ट ऑप्शन हो जाता। तो फिर हम चूज करते हैं यूनिकॉर्न एंड बुल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेदा कंटेन्स सैक्रिफिशियल फॉर्मूले? इनमें से कौन सा वेद है जो सैक्रिफिशियल फॉर्मूले को कंटेन करता है? देखिए वेदास के बारे में थोड़ी सी बात जान लेते हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद, चारों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे ओल्डेस्ट वेद कौन सा है? ऋग्वेदा, जो कब इसको लिखा गया था या तो कब क्रिएट किया गया था, इसको इसको किया गया था इन जो अर्ली वैदिक टाइम था, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं, ऋग्वेदिक एज भी बोल देते हैं। बाद के जो 3 वेद हैं ये कंपाइल कब हुए? लेटर वैदिक एज में। ठीक है, तो अर्ली वैदिक एज को इसलिए क्या बोल दिया जाता है? ऋग्वेदिक एज बोल दिया जाता है। ऋग्वेदिक में हमको ज्यादातर देखने को क्या मिलता है? संहिता वगैरह देखने को मिलती है। आर्यंस की जो शुरुआती अंडरस्टैंडिंग्स थी नेचर वगैरह को लेकर के, ज्योग्राफी वगैरह को लेकर के, उसके बारे में हमको देखने को मिलता है ऋग्वेद। ठीक है, सामवेद पूरा इसमें दिया हुआ है म्यूजिक के बारे में, के बारे में। जो ऋग्वेदिक संहिताज है उनको किस मीटर में गाना है, उनको किस टोन में गाना है, ये हमको ज्यादातर देखने को मिलता है सामवेद में। ठीक है, तो सामवेद इज टोटली रिलेटेड विथ म्यूजिक। ठीक है, और जो आपका इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो अपने डिसेंट को ट्रेस करता है वो करता है सामवेद से। ठीक है, सामवेद से वो उसको ट्रेस करता है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ट्रेस इट्स डिसेंट फ्रॉम, किससे वो अपने डिसेंट को ट्रेस कर रहा है? तो किससे करता है? सामवेद से। यजुर्वेद, यजुर्वेद ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्योंकि वही कंटेन करता है सैक्रिफिशियल फॉर्मूले। यही है जो सैक्रिफिशियल फॉर्मूले को कंटेन करता है। जब हवन होना होगा, जब आप किसी का आह्वान कर रहे होंगे, आप इंद्र का आह्वान कर रहे होंगे, आप वरुण का आह्वान कर रहे होंगे, तो कौन सा मंत्र आपको किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से आपको जो आप उसको हवन कुंड में तिलांजलि देने वाले हैं उसको किस तरीके से देना है, वो जो बात बताएंगे वो सारी चीजें दी गई है यजुर्वेद में। अथर्ववेद पूरी तरीके से क्या बताता है आपको? मैजिक्स एंड स्पेल्स की जानकारी देता है ना। डिसीजेस और एविल प्रैक्टिसेस को भगाने की जो बात है वो कहाँ से, एविल्स और डिसीजेस को गार्ड ऑफ करने की जो बात है वो किसमें दी हुई है? अथर्ववेद में। अगर आप बीमार हो चुके हो तो आपको कौन सा मंत्र बोलना है जिससे आपकी वो बीमारी दूर हो जाएगी, या फिर अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आ गई है उसको आपको गार्ड ऑफ करना है,
तो वो किस मंत्र वगैरह से जाएगी, ये सब दिया हुआ है अथर्ववेद में। एक और बात ध्यान रखिएगा कि शुरू में बहुत टाइम तक अथर्ववेद को चारों वेदों में इंक्लूड नहीं किया गया था, केवल ये जो शुरू के 3 वेद हैं इन्हीं को वेद माना जाता था, और इसको बोलते थे वेद त्रयी, इनको बोला जाता था वेद त्रयी। ठीक है, अथर्ववेद को एज अ वेदा काफी लेटर टाइम में रिकॉग्नाइज किया गया, और तब वेदा का नंबर कितना हुआ 4। शुरू में इन 3 को ही वेदा माना जाता था और इसको बोलते थे वेद त्रयी। चलिए डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट डज द वर्ड वेदा मीन? जो वेद है, जो वेद शब्द है, उसका मीनिंग क्या होता है? तो उसका मीनिंग नॉलेज होता है, विजडम होता है, स्किल होता है, या पावर होता है? देखिए, जो वेद वर्ड है उसका मीनिंग होता है विजडम। ठीक है, उसका मीनिंग होता है विजडम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अर्लीस्ट सेटलमेंट्स ऑफ आयरन, नहीं आर्यन ट्राइब्स, अर्लीस्ट सेटलमेंट्स ऑफ द आर्यन ट्राइब्स वर एट। आर्यन ट्राइब्स जो अर्लीस्ट उनका सेटलमेंट था वो कहाँ था? देखिए, आर्यंस के आने की बहुत सारी थ्योरी है कि आर्यंस कहाँ से आए। उन्हीं में से जो मोस्ट एक्सेप्टेड थोड़ी थ्योरी है वो है मैक्स मुलर की सेंट्रल एशिया। तो मैक्स मुलर ने थ्योरी दी है कि वो कहाँ से आए हैं? सेंट्रल एशिया। अब सीधी सी कॉमन सेंस वाली बात है कि जब वो सेंट्रल एशिया से इंडिया में आएंगे तो कहाँ से आएंगे? नॉर्थ वेस्ट से। कहाँ से आएंगे? नॉर्थ वेस्ट से। और नॉर्थ वेस्ट में आएंगे तो सबसे पहले वो सेटल भी कहाँ होंगे? नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में। ठीक है, तो जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया था, पंजाब वाला आपका एरिया था, कश्मीर वाला आपका एरिया था, वहीं पर आके आर्यन सबसे पहले सेटल होते हैं, और उस जगह को वो बोलते हैं सप्त सिंधु। सप्त सिंधु, ठीक है, सप्त सिंधु वाला एरिया इसको वो बोलते हैं। मेनली ये क्या था? ये वो वाला एरिया था, इट वॉज द रीजन कवर्ड बाय 7 रिवर्स। ठीक है, 7 रिवर्स। 7 रिवर्स कौन कौन सी थी? एक तो इंडस, इंडस प्लस इट्स ट्रिब्यूटरीज, इंडस और उसकी सभी क्या ट्रिब्यूटरीज, जो मेन उनकी ट्रिब्यूटरीज है ना, कौन कौन सी? रवि, ब्यास, सतलज, चेनाब, झेलम, ये जो उसकी वो थी ट्रिब्यूटरीज, ये सारी, और इंडस, ये कितनी हो गई? 6। और 6th जो इसमें नदी थी वो थी सरस्वती। वो थी सरस्वती, जो क्या है माइथोलॉजिकल रिवर भी इसको बोल देते हैं, मिथिकल रिवर बोल देते हैं, क्योंकि ये क्या हो चुकी है? अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है। एज सच इसके आज हमको सबूत नहीं मिलते हैं कि ये नदी अभी यहाँ पर अभी क्या है करंट में ये प्रेजेंट ये वाली नदी नहीं है। लेकिन देखिए, एक टीम बनाई गई थी IIT खड़गपुर के प्रोफेसर के अंडर में 2016 में। उनसे जब इसके कोर्स पे रिसर्च करने को बोला गया, ठीक है, उनसे ये पता करने की कोशिश करवाई गई कि क्या सच में जो सरस्वती नदी थी सच में वो एक टाइम पे एग्जिस्ट करती थी। तो उन्होंने सोइल वगैरह का जो रिसर्च किया, सोइल का उसमें परीक्षण किया गया, कई सारी चीज़ों को जब उस टीम ने देखा तो एक पूरी तरीके से जब स्टडी करी तो उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी, और उसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हाँ सच में यहाँ से बहुत साल पहले एक नदी यहाँ पर बहती होगी, और वो कौन सी नदी रही होगी? सरस्वती नदी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट नदी भी थी। तो सप्त सिंधु में कौन सी आ जाएगी? इंडस, उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज और सरस्वती। तो ये वाली जो नदियां थी, इस नदियों का जो रीजन था उसी को क्या बोल देते हैं? सप्त सिंधु वाला एरिया। और वहीं पर आकर आर्यन सबसे पहले बसे थे। ठीक है, भगवानपुरा की एक साइट आपको सुनने को मिलती है जहां पर हमको क्या है बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस आर्यंस के इनिशियल सेटलमेंट्स के देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ईरानियन टेक्स्ट विच ड्रॉस पिक्चर सिमिलर टू ऋग्वेदा। ठीक है, इनमें से कौन सा ईरानियन टेक्स्ट है जो बहुत कुछ पिक्चर सेम पेंट करता है जैसे कि ऋग्वेदा पेंट करता है? देखिए, जो अभी मैं अपन डिस्कस कर रहे थे, मैं आपको बता रहा था कि मैक्स मुलर ने बताया था कि आर्यंस कहाँ से आए हैं? सेंट्रल एशिया। तो ऐसा उन्होंने हवा में थोड़ी ना बोला था कि सेंट्रल एशिया से आए हैं, उसके लिए उन्होंने क्या है बहुत सारे सबूत दिए थे, बहुत सारे एविडेंसेस उन्होंने सामने रखे थे। ठीक है, उन्हीं में से एक एविडेंस क्या था? जो ये टेक्स्ट था, जैसे टेक्स्ट के बारे में क्वेश्चन है, ये ईरानियन टेक्स्ट। देखिए, ईरान कौन सी जगह होगी? सेंट्रल एशिया वाली जगह। ठीक है, तो वहां का एक टेक्स्ट है जिसमें बहुत सारी चीजें सिमिलर मिल रही हैं ऋग्वेदा से, और वो पहले लिखा गया है थोड़ा सा ऋग्वेद से। ठीक है, कैसे सिमिलर चीजें? जैसे जो ऋग्वेदिक गॉड्स हैं, इंद्र हैं, अग्नि है, वरुण है, उनके नाम उस टेक्स्ट में भी मिल रहे हैं, और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी बहुत कुछ उस टेक्स्ट में सेम सेम मिल रही है। तो सीधी सी बात, इन दोनों चीजों से ये इन्फर किया जा सकता है कि जिन लोगों ने ऋग्वेद लिखी और जिन लोगों ने ये ईरानियन टेक्स्ट लिखा है, उन दोनों के एंसेस्टर्स क्या है? वन एंड द सेम है, या उन दोनों के एंसेस्टर्स में कुछ ना कुछ रिलेशन तो रहा है। तो सीधी सी बात है कि आर्यंस कहाँ से आए होंगे? ये वहीं से आए होंगे, ईरान वगैरह के आसपास वाले एरिया से। ठीक है, तो जो वो टेक्स्ट है जो बहुत कुछ सेम सिमिलर पिक्चर पेंट करता है, उसका नाम है जैन अवेस्ता। उसका नाम है जैन अवेस्ता। ठीक है, एक जोरास्ट्रियन ये टेक्स्ट है, जैन अवेस्ता। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, आगे हम कैरी ऑन करेंगे इनको अपने नेक्स्ट
जो सीरीज है। आप जुड़े रहिए टीम सिबिल पांडा के साथ, पूरे स्टे मोटिवेटेड, ठीक है। आप जुनून के साथ लगे रहिए। एक आमिर कजल बख्श साहब का एक शेर भी है कि मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इस सियाह समुंदर से नूर निकलेगा। तो आपके भी सियाह समुंदर से नूर निकलेगा, आप सभी का सिलेक्शन होगा। थैंक यू।